फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके लिए मैं कुछ चटपटे और बहुत ही उपयोगी सेंटेंसेस लेके आया हूँ। आप इन्हें मेरे साथ बोलिए और उसके बाद में भी इनको आप 2-3 बार और बोलना। ये आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे। पहला सेंटेंस है, सांस लो, सांस को रोको और अब धीरे धीरे सांस छोड़ो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को योगा करा रहा है। ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ एंड नाउ ब्रीद आउट स्लोली। ब्रीद इन का अर्थ होता है सांस अंदर लेना, होल्ड योर ब्रेथ का सांस को रोको और ब्रीद आउट का अर्थ होगा सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ दैट यू डिसीव्ड योर पेरेंट्स। अशेम के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना बहुत जरूरी है और साथ में ऑफ। इसका फ्रेज बनता है बी अशेम्ड। अगर आप ये फ्रेज सीख लेंगे तो आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाओगे। ये हो गया, बी अशेम्ड ऑफ वन सेल्फ। जो वन सेल्फ कहते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट आई है तो वन सेल्फ हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। सपोज करो मैं आपको कहूँ कि मेरे को शर्म आ रही है कि मैंने तुझसे झूठ बोला, तो कैसे कहूँगा, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आगे दैट का क्लॉज लगा दो, दैट आई लाइक टू यू। हो गया। इस फ्रेज को पकड़ो, इस फ्रेज से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, you should be ashamed of yourself that you stole money from your father. नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, मैंने उसको ये बुद्धि नहीं, सॉरी यहाँ गुद्दी है तो मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये सेंटेंस में इसको रोमन भाषा में लिख देता हूँ, गुद्दी। मैंने उसे गुद्दी से पकड़ा, और देखो ये मेरे को क्या हिंदी की टाइप अच्छी तरह नहीं आती है, और घसीटता हुआ थाने ले गया। तो मैं उसको कहूंगा इंग्लिश में, आई कॉट हिम बाय द स्क्रफ ऑफ हिज नेक। स्क्रफ का मतलब गुद्दी। ठीक है, उसको नेप भी कहते हैं, NAPE। आई कॉट हिम बाय द स्क्रफ ऑफ हिज नेक, और ड्रैग का मतलब घसीटना होता है। आई कॉट हिम बाय द स्क्रफ ऑफ हिज नेक एंड ड्रैग्ड हिम टू द पुलिस स्टेशन। बड़ा सुंदर सेंटेंस है। ठीक है, थोड़ा मेरी हिंदी की टाइपिंग की प्रॉब्लम है तो जैसे तैसे काम चला रहा हूँ, देखते हैं अभी कैसे हो सकता है और अच्छा। तो फ्यूचर के उसमें आपको शायद ये गलतियां ना मिले। मैं फिर इसको पढ़ रहा हूँ, मैंने उसे गुद्दी से पकड़ा और घसीटता हुआ थाने ले गया। इसका अर्थ और इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई कॉट हिम बाय द स्क्रफ ऑफ हिज नेक एंड ड्रैग्ड हिम टू द पुलिस स्टेशन। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, खींचना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अपने परिवार के नाम पर बदनुमा दाग है। तो इंग्लिश में उसको कैसे कहेंगे, 2-3 तरीके से कह सकते हो। ठीक है, ही इज अ डिसग्रेस टू हिज फैमिली, ही इज अ स्टिग्मा टू हिज फैमिलीज नेम, ही इज द ब्लैक शीप इन हिज फैमिली। ये आप तीनों में से कोई भी सेंटेंस कह सकते हैं। सारे सुंदर सेंटेंस है, खूबसूरत सेंटेंस है, और एक पढ़े लिखे आदमी जो है वो इनको इसी तरह से कहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अपने परिवार के नाम पर बटा लगा दिया है। बटा लगाने का अर्थ है कि उसने अपने परिवार का नाम बदनाम कर दिया है। इसको बहुत तरह से कह सकते हो आपका, ही हैज डिस्ग्रेस्ड हिज फैमिली। ठीक है, डिस्ग्रेस का तो होता है उसको शर्मिंदगी पैदा करना परिवार के लिए। ही हैज डिस्ग्रेस्ड द नेम ऑफ हिज फैमिली भी कह सकते हैं, एंड ही हैज डिस्ग्रेस हिज फैमिली भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, ही हैज डिस्ग्रेस्ड द नेम ऑफ हिज फैमिली। एक ही सेंटेंस को कई तरह से करने का अपने अलग ही अंदाज है, अगला अलग ही मजा है, आना भी चाहिए। कभी आपको ये याद ना आया तो आप ये भी कह सकते हैं, ही हैज, ठीक है, टार्निश्ड का तो काली पोतना, द नेम ऑफ हिज फैमिली, ये भी कह सकते हैं आप। और स्टिग्मा का अर्थ होता है बदनुमा दाग, धब्बा, तो उसका वो हो जाता है स्टिग्मेटाइज्ड। ही हैज स्टिग्मेटाइज्ड हिज फैमिली, या फैमिलीज नेम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, टार्निश जो है ना बच्चों, टार्निश का अर्थ होता है काली पोतना, ध्यान रखना। टार है निकला हुआ है कोलतार से, जिसको अपन डांबर कहते हैं। ठीक है, और ISH आपका नेगेटिव सफिक्स है वर्ड का, तो इसका अर्थ होता है उसको कालिक पोतना। इसको मैं इसमें लिख रहा हूँ, कालिक पोतना। मेरे ख्याल से आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो टार्निश का इस्तेमाल कर सकते हो आप। किसी कॉलेज के लड़के ने कहीं बाहर गया और
खराब काम किया तो आप ये कहोगे he has tarnished the image of his of our college. He has tarnished the image of our हमारे कॉलेज के नाम पे उसने बदनुमा दाग लगा दिया है. नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें इतनी मिर्च है कि इसे खाया नहीं जा सकता. जो हॉट वर्ड है बच्चों, हॉट गर्म के लिए भी है और तीखा के लिए भी. तीखा, ये इतना तीखा है कि इसे खाया नहीं जा सकता. इट इज टू हॉट टू ईट. ठीक है, और इसको ऐसे भी कह सकते हो आप सेंटेंस को, सो दैट से. ठीक है, इट इज सो हॉट, ठीक है, दैट इट कैन नॉट बी ईटन. ये भी कह सकते हो आप. बोलचाल की भाषा में सेंटेंस शॉर्ट रहता है, फॉर्मल भाषा में वो लंबा हो जाता है. और इसलिए मैंने नीचे सेंटेंस भी दिया था कि आपको गलत फहमी ना हो. ये सेंटेंस है, ये इतना गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता. अब इसमें टेम्परेचर का हिसाब है, गर्म है ना. ऊपर हॉट का अर्थ है जो तीखा हो खाने में. इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, दैट्स राइट. ठीक है, इट इज टू हॉट टू ड्रिंक. कुर्सी खींचकर मेरे बगल में बैठ जाओ. इसको इंग्लिश में बोलचाल की भाषा का सेंटेंस है ये. ठीक है, पुल अ चेयर एंड सिट नेक्स्ट टू मी. पुल अ चेयर एंड सिट नेक्स्ट टू मी. नेक्स्ट जगह बिसाइड भी कर सकते हो आप. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सिट, ये अकेले भी सेंटेंस कह सकते, मेरे बगल में बैठ जाओ, सिट बिसाइड मी. तो ये सब सीखिए ताकि आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बना सकें. सिट बिसाइड मी. ठीक है, तेरी मोटरसाइकिल मेरी मोटरसाइकिल के बगल में पार कर दो. अपनी मोटरसाइकिल को, मैं इसको रोमन भाषा में लिखता हूँ, हिंदी में से अभी टाइप नहीं होगा, या कोशिश करो तो कर सकता हूँ वैसे. देखिए आपका ये तो क्या हुआ, एक सेकेंड ना बच्चों. अपनी बाइक को, अपनी बी के हो गया, अपनी बाइक को, बैक हो गया. इसलिए मैं टाइप जनरली नहीं करता हूँ बच्चों आपका. बाइक, अपनी बाइक को को मेरी बाइक, इसको कॉपी करके लगाना पड़ेगा मेरे को. मेरी बाइक के बगल, अभी तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आंदर नहीं लिखूंगा यार, मेरे से होता नहीं है ये. अपनी बाइक को मेरी बाइक के बगल में पार्क कर दो. ये बहुत मुश्किल से मैंने लिखा है. ठीक है, तो यहाँ भी आप डिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो. आपको पार्क योर बाइक, ओहो सॉरी, चेंज नहीं किया फॉन्ट मैंने, एक सेकेंड ना. तो इसको आप ऐसे कहें, पार्क योर बाइक बिसाइड माइन. माइन मीन्स माई बाइक, है ना. क्योंकि शब्दों का रिपीटेशन नहीं करते हैं इंग्लिश में तो अच्छा नहीं लगता है. माइन का अर्थ होता है माई बाइक. इस संदर्भ में माइन का अर्थ है मेरी बाइक, लेकिन बोलते नहीं ऐसे माई बाइक, क्योंकि बाइक बाइक का रिपीटेशन हो रहा है. इस उम्र में आपकी तोंद नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तोंद को कहते हैं पॉट बेली. यू शुड नॉट हैव अ पॉट बेली एट दिस एज. इसका मतलब आप यंग हो तब कहा जा रहा है आपको. ठीक है, और आपका जो आदमी किसी को कहना हो ना, ये तोंद निकला हुआ इसका, तो ही इज पॉट बेलीड, ऐसे बोल सकते हो आपका. मैं इसकी हिंदी लिखूंगा नहीं, मुझे परेशानी होती है हिंदी टाइप करने में. अभी आपने देखा है ना, तो ये बोलेंगे ना आपका कि ये आदमी पॉट वैलिड है. हु इज दिस मैन पॉट, हु इज दिस पॉट वैलिड मैन. ये तोंद वाला आदमी कौन है, तोंदू आदमी. हाँ, तो ऐसे भी कह सकते हो आपका, हु इज दिस पॉट वैलिड मैन. ये सवाल बन गया फर्स्ट क्लास. वो लड़की कौन है जो ही कर हंस रही है. ये लड़के होते हैं ना गिगली. हु इज दिस गिगली गर्ल. तो गिगल का अर्थ होता है बच्चों खीखी करके हंसना. हाँ, स्टॉप गिगलिंग. किसी ने कहा हाँ खीखी, लड़के ज़्यादा हंसती हैं क्योंकि उनको शर्म भी आती है ना, तो मुंह नीचे करके हंसती हैं वो, खीखी करके. तो उसको कोई कहेगा स्टॉप गिगलिंग, क्या ही लगा के बंद करो ये. हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, महत्वाकांक्षी होना अच्छा है लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं. यानी आदमी एम्बिशन होना चाहिए, वो ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए. इट इज गुड टू बी एम्बिशियस. कैसे कहोगे इंग्लिश में इसको, इट इज गुड टू बी एम्बिशियस बट नॉट ओवर एम्बिशियस. ओवर एम्बिशियस का अर्थ हो गया जरूर से ज्यादा महत्वाकांक्षी, है ना. नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल बोलचाल का है. देखिए आपका, अगर मैंने अपनी आवाज ऊंची की तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी. यानी आप पतलून में सुसु कर दोगे. इफ आई रेज माई वॉइस यू विल पी इन योर पैंट्स. तो ये कितना सुंदर सेंटेंस, दैट्स राइट.
ठीक है। और एक छोटा बच्चा पी का इस्तेमाल करें, पी का अर्थ होता है बच्चों का शब्द है ये, सुसु करना, है ना। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है मम्मा आई वांट टू पी, ये बोल लिख दो। माँ ने कहा कांट यू वेट, तो उसने कहा नो नो नो, ठीक है, आई कांट होल्ड इट। ये तो आप भी कह सकते हो, जो जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे कहें। बहुत जोर से सुसु रहा है, आपने दोस्त को कह रहा है यार आई वांट टू पी, ठीक है ना, आपका कहते तो रुक जाए थोड़ा सा, आगे जाके रुकते हैं होटल में, वहाँ कर लेना, कहने नहीं आई कांट होल्ड इट, तो मेरे को ये रोका नहीं जाता आपका, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस बोलचाल का देखिए आपका, तुम्हारे कुत्ते ने मेरे गेट के आगे पॉटी कर दी है, उसने अपना पॉटी मार दिया वहां पर। योर डॉग हैज पुप्ड, तो पुप का अर्थ होता है पॉटी, पॉटी भी है नाउन के रूप में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और पुप का मतलब पॉटी करना भी है, ठीक है। योर डॉग हैज पुप्ड इन फ्रंट ऑफ माई इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ठीक है। और एक आदमी का पांव भर गया कुत्ते की पॉटी में, तो उसको आप ऐसे कह सकते हो यू हैव स्टेप्ड इनटू इनटू अ डॉग्स पूप, ऐसे कह सकते हैं आपका, तो पूप नाउन भी है। और शब्द पाँव रख दिया आपने, ठीक है। और वो आपका गोबर हो तो गाउ डंग भी कह सकते हो। ये कचरा किसने फैलाया, हु मेड दिस मैस। देखो इंग्लिश ठीक करने के लिए बच्चों आप लोगों को इन सेंटेंस को कई बार बोलना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जवाब भी दो, किसी ने पूछा कि हु मेड दिस मैस, तो आप कह सकते हो आई डोंट नो, आई डिड नॉट मेक दिस मैस, मैं तो कचरा नहीं फैलाया। नेक्स्ट सेंटेंस था कि मैंने उससे तुमसे बात करने के लिए कभी नहीं कहा, आई नेवर आस्क्ड हिम टू टॉक टू यू। अब इस सेंटेंस को कई तरह चेंज कर सकते, मैंने उसको कभी यहाँ आने के लिए नहीं कहा, आई नेवर आस्क्ड हिम टू कम हियर, आई नेवर आस्क्ड हिम टू गो देयर, आई नेवर आस्क्ड हिम, ठीक है, टू बोरो मनी फ्रॉम यू, मैं तो उसको कभी नहीं कहा कि तेरे से पैसा उधार ले रहे हो। तो एक सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस था अगर वो गुस्सा हुआ तो मैं कहानी बना दूंगा, मैं कोई कहानी बना दूंगा, यानी कोई बहाना बना दूंगा। इफ ही गेट्स एंग्री आई विल मेक अप अ स्टोरी, दैट्स राइट। मेक अप अ स्टोरी मीन्स नकली कहानी बनाना, ठीक है, ताकि वो आप किसी एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अगर आपने कहना उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए फ्रेज है ही इज ब्लाइंड इन वन आई। कई बच्चे इसमें ऑफ लगाते हैं, इंग्लिश में सही ऑफ नहीं है, ध्यान रखना। इस फ्रेज है इज ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से अंधा। अगर आपने उसको कम सुनाई देता है ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, सुनता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसको बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, तो आपने कहना ही इज स्टोन डेफ, ठीक है। इसलिए मैं साथ साथ देखें सेंटेंस, ताकि इन दोनों का अंतर भी आपको आ सके। किसी के लिए कह दो ही स्टोन डेफ, ठीक है। अगर कोई स्टोन डेफ है तो फिर उसके आगे आप बाजा बजाओगे तब भी उसको सुनाई नहीं देगा। कोई बच्चा थोड़ा सा तुतलाता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो तुतलाता एक सेकंड बच्चों, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूं आपको। कोई अगर बच्चा तुतलाता है, तो तुतलाना और हकलाना दोनों शब्दों को मैंने इस्तेमाल किया। हकलाना तो हो गया जैसे वो आपका है ना, का करन, दैट्स राइट, का खड्डा, ये तो स्टैमर हो गया। और तुतलाने का अर्थ हो गया कि अंकल को वो लड़का अंकल कह रहा है, अंकल यहाँ आओ, है ना, तो ये तुतलाना हो गया, है ना। तो ही लिस्प अ लिटिल, लिस्प आपकी वर्ब है, ठीक है। ये लिस्प थोड़ा क्या है, थोड़ा का सेंस है तो लिटिल लगा दो, है ना। और कोई हकलाता है तो उसके लिए आपके पास में दो शब्द हैं, स्टैमर्स या स्टार्टर्स, ठीक है, ठीक है। बड़े सुंदर वर्ड्स हैं, सारे सेंटेंस सुंदर हैं, आपकी बोलचाल में इस्तेमाल करोगे तो आपकी इंग्लिश में चार चांद लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उससे थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है, हल्की फुल्की काम चलता है। ही नोज अ स्टैमरिंग ऑफ फ्रेंच, ये मैंने इसलिए लिखा है बच्चों कि बच्चों को दिक्कत हो जाती है। स्टैमर का अर्थ हकलाना होता है, स्टैमरिंग का अर्थ होता है थोड़ा सा, दैट्स राइट, ठीक है। और मेरे पास तो बच्चों मेरे ख्याल से तो डिक्शनरी में होगा ये, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसको, मेरा यही आपका वो है, ध्यान आप, ठीक है ना। तो ये है आपका कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपका, दैट्स राइट। स्टैमरिंग ऑफ फ्रेंच मीन्स फ्रेंच की थोड़ी सी फ्रेंच आती है उसमें। वो जो कह रहा है उसमें लैश मात्र भी सच्चाई नहीं है, इसका मतलब वो सब कुछ झूठ बोल रहा है। देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रुथ इन व्हाट ही इज सेइंग। आयोटा ऑफ ट्रुथ का अर्थ होता है लैश मात्र सच्चाई। चूंकि नेगेटिव बना रहे हो तो आप कह रहे हो देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रुथ इन व्हाट ही इज सेइंग। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है, ठीक है।
He's telling us a bundle of lies. इसका मतलब ये हो गया, बंडल ऑफ लाइज करता झूठ का पुलिंदा, है ना। देखो ये बोलचाल का सेंस देखो, मैंने अपना सर खपा लिया लेकिन मुझे उसका नाम नहीं आया, नाम याद नहीं आया। यानी आपने बहुत कोशिश की, अपने दिमाग को दौड़ाया, कुछ करा, लेकिन उसका नाम आपको याद नहीं आया। उसके लिए वर्ड वर्ड है आपका रैक। ये फ्रेज है टू रैक वंस ब्रेन, टू रैक वंस ब्रेन, ठीक है, ये फ्रेज है। दिमाग पे जोर डालना, दिमाग को खपाना, दिमाग को खुरचना, है ना, स्क्रैच करना। आई रैक्ड माई ब्रेन, और मैंने सब ब्रैकेट में लिखा है, गलती मत कर देना, ये मैंने रेक का नीचे उदाहरण दिया है, ठीक है, RAKE, इट इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। आई रैक्ड माई ब्रेन्स बट आई कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। इसने 3-4 बार बोली, आपको याद हो जाएगा आप, ठीक है। अब इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपना सर खपा लिया लेकिन ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाया। आई रैक्ड माई ब्रेन्स बट आई कुड नॉट सॉल्व दिस सम। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने सेंटेंस बना सकते हो उसका, है ना। थोड़ा इसमें लिमिटेशन होती है कि बहुत लंबा वीडियो फिर चलता नहीं है ना बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस था, अच्छा ये रेक कैसे इस्तेमाल करोगे। रैक, ये रेक, ये स्पेलिंग है RACK, ध्यान से देखना बच्चों, हाँ। और ये है RAKE, पास्ट टेंस में डी लगा हुआ है। और रेक अबाउट का अर्थ होता है किसी चीज के अंदर ढूंढना। जैसे कपबोर्ड में आप अपना शर्ट ढूंढ रहे हो, आई रेक्ड अबाउट द कपबोर्ड बट आई कुड नॉट फाइंड माई शर्ट। तो रेक अबाउट का तो ढूंढना, आई रेक्ड अबाउट, और इसमें अबाउट वर्ड का प्रिपोजिशन का आपने इस्तेमाल करना है। रेक्ड अबाउट इन ऑल द ड्रॉर्स, सभी दराजों में मैंने ढूंढा। टेबल की बहुत सारे दराज थी, 4-5 है, उनमें आपने ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड माई ATM कार्ड, लेकिन मुझे अपना ATM कार्ड नहीं मिला। यहाँ पर रेक अबाउट का अर्थ होता है टू सर्च फॉर, ध्यान रखना बच्चों, ढूंढना। सर्च का अर्थ होता है तलाशी लेना। ये दोनों सेंटेंस में मैंने अंतर किया है, ये जानबूझ के, ताकि आपको सर्च और सर्च फॉर का अंतर आ सके। सर्च का अर्थ होता है फ्रिस्क करना, तलाशी लेना। सर्च फॉर का अर्थ होता है ढूंढना, टू लुक फॉर। आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, सर्च अ न्यू जॉब नहीं। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं ये आपका, मैं भी उसका उदाहरण देता हूँ, पहले इसको नीचे वाला सेंटेंस आपको करा दूं। तो एक लड़का कह रहा है कि मैंने आपका पेन नहीं लिया, आप चाहें तो मेरी तलाशी ले लें। आई हैवंट टेकन योर पेन, ऐसे कर दो, या स्टोलन भी कह सकते हो, मैंने आपका पेन नहीं चुराया। आई हैवंट टेकन या स्टोलन योर पेन, और सेमीकोलन लगा के दूसरा सेंटेंस लिख दो, अगर बीच में कंजक्शन नहीं है तो। यू कैन सर्च मी, सर्च फॉर मी नहीं, ध्यान रखना आप, ठीक है। सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, यानी फ्रिस्क करना। फ्रिस्क, फ्रिस्क का मतलब शरीर की तलाशी लेना, ठीक है। किसी हॉल में कोई VIP आपका भाषण देने आ रहा है, और वहाँ आने वाले लोग हैं, तो पुलिस उनकी तलाशी ले रहा है। आज उनके पास में वो भी होते हैं आप, डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर, हाँ, उससे तलाशी लेते हैं आपको। एवरीबडी वॉज फ्रिस्क बिफोर एंटरिंग द हॉल, इसको सेंटेंस लिखो, आपका काम आएगा आपका, है। इसका अर्थ क्या हुआ, सबकी बॉडी की तलाशी ली गई। ऐसा ना कोई पिस्टल लेके आ जाए, बम लेके आ जाए। एवरीबडी वॉज फ्रिस्क, पैसिव फॉर्म में है, तो सबकी तलाशी ली गई, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द हॉल, हॉल में एंट्री करने से पहले सबकी तलाशी ली गई। कितना सुंदर सेंटेंस है, हाँ, समझ आगे बच्चों। और सर्च फॉर का अर्थ होता है ढूंढना। पुलिस भगोड़े को ढूंढ रही है, तो पुलिस आर सर्चिंग फॉर द फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव वो होता है जो कानून से भागा हुआ होता है ना। और जब भी पुलिस एक्शन करती है तो पुलिस को प्लूरल मानना, आपने इज नहीं लगाना इसमें, आपका आपने कहना है द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द फ्यूजिटिव। तो इसलिए बच्चों, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत जरूरी होती है कि जो आपको पढ़ा रहा है उसका नॉलेज अच्छा हो, ग्रामर का, हर चीज़ का, है ना। ऐसा नहीं आप इज लगा दो, आप पुलिस इज, नो। पुलिस के साथ में इसका प्रयोग तभी होता है जब पुलिस को आप एक संगठन रूप में इस्तेमाल करते हो। पुलिस इज अ नेसेसरी इविल। इविल का अर्थ होता है कोई भी चीज जो खराब हो, दुष्ट हो, हाँ? और इसलिए कहा जाता है, कहावत है, द पुलिस इज अ नेसेसरी इविल। इविल है, खराब है, लेकिन जरूरी है। तो वहां पर पुलिस का मतलब पुलिसमैन नहीं, यहाँ पर आपका पुलिस का अर्थ है कुछ पुलिस वाले। तो ग्रामर भी आ रही है आपको साथ में, ठीक है। तो पुलिस इज आर नेसेसरी इविल, जैसे ध्यान रखना आपका, हाँ। इसका मतलब यहाँ इसको लगा रहे हो क्योंकि यहाँ पर पुलिस का अर्थ संगठन है। ऊपर के अंदर आप आर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपने वर्ड तो पुलिस इस्तेमाल किया है, लेकिन आपका तात्पर्य कुछ पुलिस वाले हैं, ये फर्क है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए।
मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, मेरा नया चैनल है और थोड़ी मेरी मदद करें, ठीक है। और अगर आपका आशीर्वाद रहा मेरे पे, ठीक है, तो मेरे को आप लाइक्स देंगे और मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो फिर मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। इसका बनाने का मकसद मेरा यही था, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन यूट्यूब के अंदर इतने सारे आपके ये चल रहे हैं जिसकी हद नहीं है। और भगवान मालिक है आपका, मैं किसी वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। क्या पढ़ा रहा है उसमें, क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं पता है आपका। जो जिसकी मर्जी है वो लगा रहा है। इंग्लिश बच्चों, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, उसको डिफाइन किया गया है। गुड इंग्लिश का अर्थ होता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, कैम्ब्रिज इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश, किंग्स इंग्लिश। इसको डिफाइन किया गया है। इट इज दैट इंग्लिश विच इज यूज्ड एंड स्पोकन बाय द एजुकेटेड पीपल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं आपको डिफाइन करके डेफिनेट लिख के दूं, तो क्वींस इंग्लिश इज दैट इंग्लिश which is used and spoken by the educated people of English speaking countries. और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज कौन सी है आपको पता ही है ना। तो इस डेफिनेशन का अर्थ हो गया बच्चों कि अच्छी इंग्लिश, जिसको मैंने आपको बताया क्वींस, किंग्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इंग्लिश कहते हैं, ये वो इंग्लिश है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज कौन सी है? इंग्लैंड है, आयरलैंड है, साउथ वेल्स है, स्कॉटलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, बात कर रहा हूँ। तो ये इंग्लिश स्पीकर, इनके पढ़े लिखे लोग, इसलिए ये बहुत मुश्किल होता है हर एक के लिए। कैसे पता करोगे कि ये सेंटेंस पढ़ा लिखा अंग्रेज कैसे कहेगा? तो उसके लिए जो पढ़ा रहा होता है वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसने अंग्रेजों की लिखी हुई किताबें ढेर सारी पढ़ी होनी चाहिए, तो कभी पता नहीं लगेगा आपको। और एक्चुअली हमारे कंपटीशन का एग्जाम हो चाहे कहीं भी हो, तो वही इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश तो वही है। ये थोड़ी हम जो बोल रहे हैं उठपटांग आपका, वो सारी आपकी अच्छी इंग्लिश है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। मुझे नहीं पता, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे आपके टीचर्स भी हैं, ठीक है। और एक तो वो है, मैं नाम भूल जाता हूँ इनका, एक तो लड़का है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसका नाम है कि मैं बता दूंगा, भूल गया हूँ। और एक दूसरा वो चैनल है, क्या नाम इसका, नाम नहीं याद रहता मेरे को उसका। लड़की का नाम, लड़की तो नहीं, अभी उसकी शादी हो चुकी है, बच्ची भी हो गई है, देखा होगा ना आपने वीडियो, बहुत फेमस है उसके। जिसका लड़की की छोटी सी बच्ची है, मेरे ख्याल से 3 एक साल की होगी, 3 साढ़े 3 साल की, एडी। और उसके डैडी, एडी डैडी और कंचन, ठीक है। और इसी तरह से एक लड़का और है, मैं नाम भूल गया उसका, लेटर्स लर्न इंग्लिश, शायद ये उसका चैनल है। ये दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, इनके अंदर आपकी गलतियों की चांसेस बहुत कम है, मतलब 1000 में एक आधा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे और टीचर भी हैं। मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना आपका, है ना। और कंपटीशन इंग्लिश में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, दैट्स राइट। तो कई बार बच्चों को ये दिक्कत होती है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक भी है या नहीं, भगवान मालिक है, ठीक है। तो आइंदा की वीडियो में तो मैं आपको डिक्शनरी भी दिखाऊंगा, नहीं तो कई बार टाइम लग जाता है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, इसको लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे को एनकरेज करेगा और सारे वीडियोस बनाने के लिए। मुझे पता नहीं था, अब पता लगा है कि जितने ज़्यादा लाइक्स किसी के होते हैं, यूट्यूब उस वीडियो को और लोगों को दिखाता है। आप लाइक ही नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे को। तो फिर मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो, मुझे बताओ आप। कुछ तो आपको चाहिए ना, जो आपको एनकरेज करे आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत फ़ायदा होने वाला आपको, ठीक है। एंड आई होप यू विल लेट मी सर्व यू, ठीक है। आई विल ब्रिंग ऑल द गुड वीडियोस। और मेरे ये चैनल नया है मेरा, मेरे ख्याल से ऊपर मैंने लिखा भी है, शायद नहीं लिखा, लिखना भूल गया हूँ मैं, अगर भूल जाता हूँ असली चीज़ तो भूल जाता हूँ आप, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, और चैनल का नाम मेरा अभी जो आपका नया चैनल मैंने खोला है, ठीक है, उसका नाम है इंग्लिश, ये चैनल का नाम है इंग्लिश फ्लूएंट एंड फ्लॉलेस। फ्लूएंट एंड फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का जो कोई गलती ना हो। अब फ्लूएंट जो धारा प्रवाह बोली जाए, ये मेरे चैनल का नाम है बच्चों, ठीक है। मेरे को थोड़ा आता नहीं है विज्ञापन वगैरह करना, तो ये थोड़ा पंगा रहता है मेरा, पहले लिखता मैं। और मैं रावत हूँ, और बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं,
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लर्निंग इंग्लिश विद राहुल सर। तो मेरे प्रयास है कि बच्चों तक अच्छी इंग्लिश पहुंच सके। ठीक है, और ये रोज का मेरे पास में अभी मैं आपको देने के लिए, ये इससे थोड़ा कम ज़्यादा ऐसा हो सकता है, लेकिन रोज वीडियो आपको लेके आऊँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और मेरे को आप और मौका देंगे आपको इसी तरह से आपके सामने वीडियो ला सकूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच। फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।